हेलो स्टूडेंट्स, आज हम उत्तर व्यवहारवाद पढ़ेंगे, पेपर फर्स्ट का टॉपिक। पिछले क्लास में हमने व्यवहारवादी उपागम पढ़ा था। जो ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन राजनीति विज्ञान विषय में आया, जिसमें तकनीकों और पद्धतियों पर महत्व दिया जाने शुरू किया। तो इसके आधार पर विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किस तरह से टेक्निक के आधार पर या तकनीकों के आधार पर किया जा सकता है। तो 1960 के दशक तक मैं पिछली क्लास में भी बताया था कि डेविड ईस्टन, जो कि एक व्यवहारवादी क्रांति के एक बहुत ही प्रमुख विद्वान और एक वैज्ञानिक हम कह सकते हैं, वो थे जिन्होंने एक व्यवहारवाद और के साथ साथ जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उनमें किस प्रकार से जो परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों को का अध्ययन किस प्रकार किया जा सकता है, या उन व्यवस्थाओं की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी चुनौतियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो संकट हैं, उनको कैसे समझा जा सकता है और वो व्यवस्था में परिवर्तन में या पतन में किस तरह से सहायक होते हैं। तो इसलिए तकनीकी आधार पर है ना, ये परिवर्तन कैसे किए जा सकते हैं। तो प्रारंभ में इसी पर ही बहुत ज़्यादा फोकस था, है ना। धीरे धीरे क्योंकि तकनीक के अलावा और भी दूसरी चीज़ें होती हैं, या हम कहें कि 60 और 65 के दशक तक केवल और केवल अमेरिका की या पश्चिमी देशों की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, जो हम कहते हैं विकसित राजनीतिक व्यवस्थाएं, उन राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन और विकासशील देशों के या तृतीय विश्व के राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन के जो स्रोत हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन प्रारंभ में क्योंकि तकनीकों और पद्धतियों पर बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया, इसलिए जो बाकी की दूसरी चीज़ें थी उन पर कहीं ध्यान नहीं गया कि सामाजिक समस्याएं, सामाजिक भेद और आर्थिक प्रवृत्तियां, तानाशाही प्रवृत्तियां, है ना, गृह युद्ध की स्थिति, इस तरह से जो अंतर्राज्यीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इन सब की जो के आधार पर जो अध्ययन थे और जो शोध की प्रक्रिया थी वो नहीं हो रही थी। इसलिए एक ऐसे अनुसंधान की और एक ऐसे उपयोगी उपागम की आवश्यकता महसूस हुई जिसे उत्तर व्यवहारवाद का नाम दिया गया। तो ये माना जाने लगा कि उत्तर व्यवहार जो परिवर्तन का ये दौर था, जहाँ राजनीतिक विश्लेषण की प्रक्रिया को महत्व दिया जा रहा था, तो उसमें मूल्यों को भी स्थान दिया जाना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी तकनीक को का इस्तेमाल करने के लिए उसके मूल्य और उसमें लक्ष्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यानी कि जब हम किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं या उसका विश्लेषण करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, तो उसमें मूल्यों के आधार पर उनकी प्रासंगिकता का होना भी बहुत आवश्यक है, तभी उनकी जो औचित्यता है वो दिखाई देती है। तो इसलिए उत्तर व्यवहारवादी जो उपागम रहा, उसकी जो स्थापना थी वो कोई व्यवहारवाद का कोई एक विरोध प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि एक ऐसे सुधार आंदोलन था कि जो कमियां व्यवहारवादी उपागम में रह गई थी, क्योंकि व्यवहारवादी उपागम पूरी तरह से वैज्ञानिकता और वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित था। इसलिए उत्तर व्यवहारवादी उपागम में औचित्यपूर्णता, मूल्यों को स्थान दिया जाना और उनकी प्रासंगिकता, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि ये शाश्वत सत्य है, ये दैवीय सत्य है, तो जो शाश्वत सत्य होता है उसमें प्रकृति भी जुड़ी होती है। तो प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें भी कहीं ना कहीं हम उस व्यवस्था में शामिल करते हैं, क्योंकि परिवर्तन में वो भी प्रक्रिया वो भी शामिल होती है। इसलिए ये एक प्रकार का उत्तर व्यवहारवाद एक प्रकार की विचारों के आधार को लेकर के इसने एक परिवर्तन का रूप प्रस्तुत किया, जिसमें तथ्य और मूल्य दोनों को शामिल किया गया। ठीक है ना। तो डेविड ईस्टन जो है वो उत्तर व्यवहारवाद की स्थापना के साथ साथ उन्होंने राजनीति विज्ञान में जो वैज्ञानिक पद्धतियों की जो कठोरता है उसको एक अलग रूप देने का स्वरूप देने का प्रयास
किया। तो इसने डेविड ईस्टन का जो ये जो उत्तर व्यवहारवाद है, ये कहीं ना कहीं ये इसको एक प्रासंगिकता का सिद्धांत या क्रेडो ऑफ रेलेवेंस की को कहकर पुकारा गया है ना। तो जैसे हम कहें कि किसी भी चीज़ की जब तक संदर्भ में कोई प्रासंगिकता नहीं होती है, तब तक वो अध्ययन और विश्लेषण और शोध बेकार होता है। तो इसलिए उत्तर व्यवहारवादी कहीं ना कहीं उन सभी परंपरावादी और व्यवहारवादी जो अध्ययन थे उनका कहीं विरोध नहीं करती है, बल्कि उनकी प्रासंगिकता पर बल देती है। तो इसलिए एक्शन और उनकी रेलेवेंस, ये दो चीज़ें बहुत ही इस पूरे के पूरे इस परिवर्तन में, उत्तर व्यवहारवाद के इस परिवर्तन में, इस पूरे आंदोलन में एक्शन और रेलेवेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। एक्शन मीन्स कर्म और दूसरा रेलेवेंस मीन्स प्रासंगिकता, है ना। तो वर्तमान की जो चुनौतियां हैं, वर्तमान की जो समस्याएं हैं, उनको हम किस तरह से, उनको कैसे ढूंढ सकते हैं, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इस आधार पर एक्शन और रेलेवेंस की इम्पोर्टेंस है। तो इसलिए डेविड ईस्टन ने कहीं ना कहीं ये 1965 के बाद, है ना, 1969 में ये जो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि व्यवहारवादी क्रांति से हम अपने विश्लेषण को सार्थकता नहीं दे सकते, अतः हमने उत्तर व्यवहारवादी बनाना होगा। तो ये उन्हीं के कोट अनकोट शब्द हैं। तो इसलिए ये एक ऐसी प्रतिक्रिया है कि ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं और जो राजनीति विज्ञान विषय है, उसको सैद्धांतिक और वैज्ञानिक रूप दिए जाने का प्रयास किया गया, जिसके आधार पर मूल्यों को भी इसमें शामिल करना ज़रूरी समझा गया। तो औपचारिकता के साथ साथ अनौपचारिक वातावरण या अनौपचारिक परिवेश भी इसमें शामिल किया जाना ज़रूरी समझा गया। तो क्योंकि व्यवहारवाद में मूल्यों को स्थान नहीं दिया गया था, है ना, जहाँ मूल्य होते हैं वहाँ साइंस नहीं होता है, विज्ञान नहीं होता है। तो इसलिए वैज्ञानिकता में मूल्यों को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन धीरे धीरे इन्हें शामिल करना प्रारंभ किया और एक यथार्थवादी अध्ययन के रूप में, एक यथार्थवादी परिवर्तन के रूप में उत्तर व्यवहारवादी जो उपागम है वो आया। और इसमें कहीं ना कहीं जो परंपरागत दृष्टिकोण है राजनीति विज्ञान का, उस परंपरागत दृष्टिकोण को भी इसमें शामिल किया गया। तो इसलिए इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो उत्तर व्यवहारवादी उपागम है, उसने व्यवहारवाद की जो तकनीकें हैं उनको भी महत्वपूर्ण स्थान दिया, लेकिन साथ साथ उन तकनीकों के प्रयोग और उनका उचित परिवेश, उस पर भी कहीं ना कहीं ध्यान देना प्रारंभ किया कि तकनीक और पद्धति से भी महत्वपूर्ण है कि हम किस उद्देश्य से उन तकनीकों और पद्धतियों का प्रयोग कर रहे हैं, कि जो तकनीक और पद्धति हम प्रयोग में ला रहे हैं उनकी प्रासंगिकता कितनी है अध्ययन में। तो तकनीक को छोड़ा जा सकता है, प्रासंगिकता को नहीं छोड़ा जा सकता। तो इसलिए व्यवहारवादियों का नारा था, अस्पष्ट होना जितना बुरा है, गलत होना उतना ही बुरा नहीं है, उतना बुरा नहीं है ना। इट वॉज बेटर टू बी रॉन्ग देन वेग। तो उत्तर व्यवहारवादियों ने एक और विपरीत नारा दिया। वो क्या था? अप्रासंगिक सुनिश्चितता से स्पष्ट होना कम बुरा था। इट वॉज बेटर टू बी वेग देन नॉन रेलेवेंटली प्रिसाइज। तो परिवर्तन पर बल दिया इन्होंने, समस्याओं की विश्वसनीयता और समस्याओं के सोल्यूशन पर फोकस किया उत्तर व्यवहारवादियों ने। ठीक है, फिर मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है, चाहे वो सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विषयों से संबंधित मूल्य हो, आर्थिक मूल्य हो, सांस्कृतिक मूल्य हो, हमारे परंपरावादी मूल्य हो, इन सबको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। फिर एक एक्शन साइंस पर बल दिया गया व्यवहारवाद ने, उत्तर व्यवहारवाद ने, है ना। और इसके साथ साथ जो राजनीतिक, डेविड ईस्टन के अनुसार जो भी उत्तर व्यवहारवाद ने जो दशाएं और दिशाएं गिनाई थी, उनके आधार पर सहमति ज़रूरी हो ऐसा नहीं हो सकता है, उसमें भी कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन फिर भी उत्तर व्यवहारवाद ने व्यवहारवाद की जो तकनीकी
केवल और केवल तकनीक और पद्धतियों और वैज्ञानिकता के आधार पर जो एक उपागम प्रस्तुत किया गया था वो सही था, लेकिन साथ ही साथ उसमें जो परिवर्तन आवश्यक थे सामाजिक परिवेश के आधार पर, उत्तर व्यवहारवाद ने उसे एक नई दिशा देने का सार्थक प्रयास किया। थैंक यू।